पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि सीपीयू का जो एमयू पार्ट्स होता है, इस एमयू पार्ट्स को कितने भाग में बांटा गया है। और एमयू में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर प्राइमरी का दो पार्ट होता है, रैम एंड रोम, तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यानी कि हम हर एक मेमोरी के पार्ट को यहाँ पर अंतर देखेंगे और किस मेमोरी से क्या वर्क होता है, किस स्थिति में, किस वर्क में हम किस मेमोरी का उपयोग कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया गया था पिछले क्लास में सीपीयू में कि सीपीयू का 3 पार्ट होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। तो सीयू और एलयू को हम देख चुके हैं पहले, एएलयू को, और आज देख रहे हैं एमयू को। तो एमयू में देखेंगे यहाँ पर मेमोरी यूनिट। मेमोरी का हिंदी होता है याद। मेमोरी का हिंदी होता है याद। जैसे किसी व्यक्ति का मेमोरी पावर लॉस हो गया, मतलब कहते हैं उसे कुछ याद नहीं रहता है, तो कहते हैं क्या उसका मेमोरी पावर लॉस हो चुका है, इसका मेमोरी सही से काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या होता है, वो याद जो रहता है वो लॉस हो जाता है। तो मेमोरी का हिंदी वैसे होता है याद। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी लगा है वो 2 टाइप का मेमोरी लगा हुआ होता है। सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी हो गया प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहलाता है, मेन मेमोरी कहलाता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो हो गया सहायक मेमोरी, जिसे इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है या द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है और सेकेंडरी मेमोरी, दोनों में अंतर क्या है आखिर? कंप्यूटर में 2 मेमोरी क्यों उपयोग किया जाता है, दोनों में अंतर क्या है? हम वहां पर सिर्फ प्राइमरी ही यूज कर सकते थे या सिर्फ सेकेंडरी ही यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों मेमोरी को अलग अलग क्यों उपयोग किया गया है, आखिर क्या रीजन है? तो आइए देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये प्राथमिक हो गया। क्या होता है कि कंप्यूटर का गति प्राइमरी मेमोरी पर डिपेंड करता है। अब प्राइमरी मेमोरी पर डिपेंड क्यों करता है इसका गति? कंप्यूटर में जब कोई काम करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी पे डिपेंड करता है। जैसे मोबाइल में बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि मोबाइल में जो से 464 कहते हैं, तो 4 GB रैम हो गया और 64 GB रोम। रोम नहीं, वो इंटरनल स्टोरेज हो गया। रोम का कोई जीबी नहीं होता है, रोम का कोई जीबी नहीं होता है। रोम के बारे में क्या होता है हम जब यहाँ रोम पे पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, पहले भी चल रहे हैं रैम पर। ये प्राइमरी मेमोरी जो हो गया, जैसे मोबाइल में हो या कंप्यूटर में लगा हुआ है, इस क्या करता है, जब भी हम मोबाइल को रन कराते हैं या कोई एप्लीकेशन रन करते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो रन जो होता है वो रैम पे चलता है। जब काम होता है वो रैम पे होता है। रैम जो होता है ये अस्थायी मेमोरी है, ये जो है अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। इसमें कोई डाटा सेव नहीं होता है, इसमें कोई डाटा सेव नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ जितना भी हम लोग काम करते हैं सारा काम होता है सिर्फ इस पर। जितना ये अधिक रहेगा कंप्यूटर का गति उतना अधिक तेज रहेगा, उतना फास्ट काम करेगा। जैसे मोबाइल में बताए थे ये फास्ट क्यों करता है, तो जो आजकल का एप्लीकेशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा MB और GB का आता है। तो जितना MB GB रैम रहेगा उसी अकॉर्डिंग उतना फास्ट वो काम करेगा, अन्यथा वो स्लो काम करेगा। अब जैसे देखते हैं कि मोबाइल का जनरेशन चेंज होता है अभी ना, देखते हैं कि पहले Realme 2 आया, Realme 3, 4, 5, 8, 9, 10 वगैरह जो भी है, बहुत सारा वर्जन आता है। सैमसंग का ही एक मोबाइल निकला, उसी का अभी तक 50 वर्जन आ गया है। कुछ वर्जन उसका विलुप्त भी हो चुका है जो भी मिल नहीं रहा है। तो वो वर्जन आखिर क्यों चेंज होता है, मोबाइल का वर्जन क्यों चेंज होता है? क्योंकि डिस्प्ले तो उतना ही बड़ा रहता है, सब कुछ उतना ही बड़ा रहता है, उसमें कुछ फीचर्स थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो मोबाइल का जो जनरेशन चेंज करता है ये मोबाइल कंपनी का, उसका इंजीनियर का एक चाल होता है, रुपए बार बार कमाने का, आपसे रुपए बार बार लूटने का उसका एक चाल होता है। जनरेशन कभी चेंज होता नहीं है, उसमें होता क्या, थोड़ा सा बदलाव करता है। अब मान लीजिए Realme का फोन जब पहली बार आविष्कार हुआ होगा, पहली बार उसको निकाला गया, तो अभी जो वर्तमान में Realme 10, 11 जो आ रहा है या Redmi आ रहा है, तो उसका वर्जन उसी समय आविष्कार हो चुका होगा। अब क्या करता है वो, एक बार क्या किया, सस्ता फोन, पहली बार फोन लेके आया अपना कंपनी, वो क्या किया कि 8,000 या 7,000 में पहली बार वो आपको दे दिया मार्केट में, Realme सिंपल नाम करके 7-8 हज़ार में दे दिया। 6 महीना व्यक्ति उसको चलाया, उसमें उस समय था 32 मेगापिक्सल कैमरा, 4 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल कैमरा। अब क्या किया, उसको थोड़ा सा 2 मेगापिक्सल कैमरा बढ़ा दिया। बैटरी का mAh जो पहले था 4,000 उसको 4500 या 5,000 कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लुकिंग स्टाइल बढ़ा दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं।
उतना चीज बढ़ा दिया। अब मान लीजिए रैम जिस समय अभी वो दे रहा है 8 GB, तो क्या उस समय उसमें 8 GB नहीं लग सकता था? लग सकता था। तो 8 GB नहीं लगाया उस समय 128 GB नहीं लगाया, उस समय लगाया 32 GB और 3 GB, 3 32 का मोबाइल बनाया, 2 32 का मोबाइल बनाया। तो वो क्या किया, 2 32 का मोबाइल बना दिया और मार्केट में वो लंच करा लिया। लंच कर लिया, अब क्या किया, सस्ता में सबको वो फोन दे दिया। और सस्ता में कोई भी चीज मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन रहता है, कुछ ना कुछ उसमें कटौती करता है, वो आपको सस्ता में फोन दे दिया। अब क्या हुआ, सब व्यक्ति उसके दीवाने होने लगे, ये फोन बढ़िया है, सस्ता मिल रहा है। अब क्या किया, वो एक ही बार उसको 10,000 प्राइस नहीं बढ़ाएगा, उससे थोड़ा मॉडल चेंज कर देगा, 1,000-1,500 रुपये बढ़ा देगा, 1,000-1,500 रुपये चार्ज बढ़ा दिया, थोड़ा मॉडल चेंज कर दिया, तो एक नाम उसमें लगा दिया, Realme 1 या 2 लगा दिया। जो मिलता था पहले 7,500 में, मिलने लगा 9,000 में। फिर उसके बाद 6 महीना हुआ, साल भर क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा चेंज किया, सामान वही है, प्रोडक्ट वही है। यदि वही Realme पहली बार जो निकाला उसी में अगर सब कुछ एक ही बार वो लगा देता, 8 GB का रैम लगाता, 164 GB या 128 GB का वो इंटरनल लगा देता, तो वही एक ही बार बिकेगा। एक ही बार आप फोन खरीदे, आप बार बार दोबारा फोन नहीं खरीदिएगा। 10 साल 20 साल 25 साल आप जितना फोन को संभाल रखे उतना दिन चलेगा, वो दोबारा उसका बिकेगा नहीं। उसके यहाँ जो इंजीनियर है उसका कमाई नहीं होगा, कंपनी बैठ जाएगा। इसीलिए कंपनी चलाने के लिए कंपनी वाला दिमाग लगाता है वर्जन चेंज करने का, उसमें कुछ है नहीं। अभी जैसे एप्पल का है मैक्स 13 14 सब आ रहा है, 15 आ रहा है सब ना, 11 था 12 था सब ना। तो वो 11 से 12 क्यों किया, क्योंकि 11 तो सब खरीद लिया जो खरीदने वाला था, जो उसको खरीदने का लायक था। अब 12, तो जो 11 खरीदा वही व्यक्ति 12 खरीदेगा, ये नहीं कि जो सैमसंग का चला रहा है वो जाके एप्पल खरीद लेगा, नहीं ना। तो जो 11 चला रहा है वही व्यक्ति 12 खरीदा, वो बुझ गया कि इसके पास रुपया ज्यादा है। जो 11 खरीद लिया उसका सामान, उसका रुपया तो मेरा सामान खरीदा ना, आज थोड़ा चेंज कर देते हैं उस फोन के बेच के, फिर मेरा नया फोन यही व्यक्ति खरीदेगा जो आज 11 मेरा खरीदा है। तो वर्जन क्या करता है, हमेशा वो चेंज करता है, दिमाग लगाता है जो रुपया आपसे कैसे कमाए, और हर एक दिन आप ही से रुपया कमाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा देने के लिए ना। आप ही से रुपया कमाएगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वर्जन चेंज करते रहता है हमेशा। तो थोड़ा कभी रैम बढ़ा देगा, तो कभी थोड़ा इंटरनल बढ़ा देता है, और थोड़ा सा 1-2 पिक्सल कैमरा का बढ़ा देता है ना। डिस्प्ले में थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा लाइटिंग बढ़ा दिया ना। जो ऑप्शन उसमें खोजने पर मिलता है उसी ऑप्शन को ऊपर में ही दे दिया, कहेगा नया फीचर्स है, बढ़िया फीचर्स है। जितना फीचर्स अभी आप देख रहे हैं वो सारा फीचर्स पुराने फोन में भी है, लेकिन उसको खोजना पड़ता था, ऑप्शन जाके निकालना पड़ता था। अभी क्या, जैसे मान लीजिए कोई फोन में OTG ऑन करना होता है, तो OTG ऑन करने के लिए हमको पहले ऑप्शन से खोजना पड़ता था। अब क्या है, ऊपर से स्लाइड कीजिए, OTG लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक कीजिए, वो ऑन हो गया, उसी जगह से ऑफ कर लीजिए। तो वो क्या होता है, ये सब एक स्टाइलिश बना दिया, एक नया चीज कर दिया, तो क्या हुआ, वर्जन चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कंप्यूटर में या किसी भी चीज में जितना रैम अधिक रहेगा उतना गति से मोबाइल या कंप्यूटर काम करेगा, उतना फास्ट काम करेगा। अब रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस रैंडमली होता है हाल ही के लिए, रैंडमली मतलब हाल फिलहाल, एक्सेस मतलब क्रिया करना, प्रक्रिया करना, और मेमोरी यानी कि हाल ही में वर्क करने वाला मेमोरी। सिर्फ क्या करता है, ये इसमें वर्क होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है। जितना भी काम हम लोग करते हैं वो सारा इस पर होता है, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, इसमें डेटा जो है सो स्टोर नहीं होता है, एक भी डेटा स्टोर नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, ये अलग है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में डेटा कभी स्टोर नहीं होता है। रैम पर जो होता है वो सिर्फ वर्क करने के लिए होता है। अब देखिए रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब मात्र, मेमोरी मतलब मेमोरी, मात्र पढ़ा जाने वाला मेमोरी। कंप्यूटर में कोई भी चीज लिखा हुआ होता है, कोई फाइल है वहां पर लिखा हुआ है, तो आप जो वहां पर नाम पढ़ पाते हैं कि यहाँ पर फलाना नाम लिखा हुआ फाइल का, तो वो इस रैम के वजह से ही आप पढ़ पाते हैं, रैम के वजह से ही पढ़ पाते हैं। कोई फाइल आपको सर्च करना है तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर में लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो पढ़ करके आपको यही देता है, सारा फाइल खोज करके, सारा फाइल खोज करके पढ़ करके आपको ये रोम ही देता है। रीड ओनली मेमोरी, सभी फाइल को, सभी डेटा को रीड करने का काम ये करता है, और उस पर रीड करके ये लाएगा और ये फाइल दे दिया इसको, क्या उसका पे इस पे काम करना है, तो सारा काम ये करेगा, और रीड करने का काम ये करता है। अब ये रैम जो हो गया, रैम को भी 2 भाग में बांटा गया है, डी रैम डायनेमिक रैम, और एस रैम होता है स्टैटिक रैम।
डायनेमिक रैम क्या होता है, अब ये भी काम करने का तरीका है। जैसे आप घर में काम करवाते हैं या कहीं काम करते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पर लेबर है तो लेबर दो तरीका होता है, एक लेबर फास्ट काम करता है, एक लेबर स्लो काम करता है, जबकि रोज दोनों बराबर लेता है ना। तो उस इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, डी रैम और एस रैम है। डी रैम हो गया डायनेमिक रैम जो स्लो काम करेगा, ठीक है, और एस रैम हो गया स्टैटिक रैम जो फास्ट काम करेगा। अब यहाँ पर डी रैम की तुलना में एस रैम बेटर है, डी रैम की तुलना में एस रैम बेटर है। एस रैम थोड़ा कॉस्टली होगा, महंगा होगा, और डी रैम क्या होगा, थोड़ा सस्ता होगा। अब स्वाभाविक है, आपके यहाँ दो लेबर काम कर रहा है, एक थोड़ा बहुत काम करने वाला, यदि वो काम नहीं भी करेगा तो भी अगला व्यक्ति वो काम कर लेता है। यदि उस व्यक्ति को आप कहिएगा तुमको आधा रोज देंगे, तुम उतना काम नहीं करते हो, क्योंकि उसको पता है कि हम काम नहीं करते हैं, उसमें वो एग्री हो जाएगा, ठीक है सर हम आधे रोज में काम करेंगे, कम आधा रोज तो मिलेगा हमको ना। और जो फास्ट काम करने वाला है उसको उतना ही रोज दीजिएगा, आधा तो काम करेगा नहीं करेगा, कहेगा इससे बढ़िया हम दूसरे जगह काम कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ये है एस रैम, ये थोड़ा कॉस्टली होगा और काम फास्ट करेगा। डी रैम थोड़ा इजीली मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा और काम थोड़ा स्लो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिस्टम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होता है, इसमें सिस्टम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होता है, जबकि एस रैम में सिस्टम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ तक देख लिए मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। रैम में दो प्रकार का, डी रैम और एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिर्फ वर्क करने के लिए है, सिर्फ इसमें वर्क होता है, इसमें डेटा स्टोर कभी नहीं होता है। और ये जो है वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी हो गया। इसे क्या होता है अस्थाई, अब होता क्यों है, तो जब भी हम काम कर रहे होते हैं सिस्टम पर, जब सिस्टम आप ऑन कर लिए और उस पर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे नेट चला रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, या फिर कोई ड्राइंग कर रहे हैं, या फिर कोई आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि ये सारा काम इस पर करता है। और जैसे सिस्टम आप बंद करते हैं, या फिर सिस्टम चलते चलते अचानक बंद हो गया, बिजली खत्म हो गई, या फिर सिस्टम में अचानक कोई खराबी आ गया, वो अपने आप बंद हो गया, या आप उसे बंद कर दिए स्वतः, तो क्या होता है कि इसमें जो काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, वो डेटा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, वो डेटा सेव नहीं होता है, वो क्या होता है, सेव नहीं होता है। ये हो गया अस्थाई मेमोरी, सिर्फ वर्क करने के लिए ये मेमोरी है। तो इसके बाद चलते हैं आगे, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या करता है, ये हो गया नॉन वोलेटाइल, ये हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये तो हो जाता है अस्थाई मेमोरी है, ये कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है। यदि सिस्टम बंद भी हो जाता है तो भी इसके अंदर जो फाइल रखा हुआ है, उस फाइल को ये जब भी आप सिस्टम ऑन कीजिएगा उस फाइल को पढ़ करके ये देगा हमेशा, क्योंकि इसके अंदर जो भी फाइल सब रखा हुआ है सिस्टम में, उस सभी फाइल को पढ़ने का काम सिर्फ ये करता है। तो इसको बिजली जाने और न जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी सिस्टम ऑन होगा तो ये पढ़ने का काम करेगा। इसको मात्र इसका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना, जब भी जगह तभी पढ़ना शुरू कर देगा ये, ठीक है, इसका काम है सिर्फ पढ़ना। लेकिन इसको फिर दूसरा काम करना है, जब सिस्टम ऑन किए फिर अब क्या करना है वो निर्देश देंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल को पढ़ करके बताएगा और ये इसको ट्रांसफर कर देगा ऑटोमेटिक। इंटरनल आपको दिखेगा नहीं, इंटरनल क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर जब ये फाइल इसको देगा तब ये काम करेगा, अपने मन से लेके काम करने वाला ये बंदा मेरे बहुत स्लो है ये, इसीलिए इसको अस्थाई रखे हैं। जब तक काम होता है तो हटा देंगे, इसको सिस्टम बंद कर देते हैं। तो ये हो गया अस्थाई और ये हो गया अस्थाई। तो हम लोग जो कंप्यूटर पर आगे चल के काम करेंगे, अब लैब जो स्टार्ट करेंगे, तो लैब जो स्टार्ट करेंगे तो आपको फाइल क्या करना होगा, सेव करना होगा। चलते चलते हो सकता है सिस्टम अचानक कभी बंद हो जाएगा आपका, तो आपका फाइल कहाँ गया, तो ये नॉलेज में होना चाहिए ना कि फाइल आपका कहाँ गया, फाइल आखिर सेव हुआ कि नहीं हुआ, किस स्थिति में आपका फाइल सेव होगा, किस स्थिति में आपका फाइल सेव नहीं होगा, तो इसी को जानना जरूरी है। तो ये अस्थाई वोलेटाइल और ये रोम हो गया नॉन वोलेटाइल, ये अस्थाई मेमोरी है। रोम को 3 भाग में बांटा गया है, रोम को 3 भाग में बांटा गया है। तो देखेंगे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोग्राम को रीड करने काम करता है, प्रोग्राम को ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं। ये क्या होता है, प्रोग्राम कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है
सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहा जाता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम को पढ़ने वाला मेमोरी हो गया ना, प्रोग्राम को रीड करने वाला मेमोरी। अब ये देखिए ईपी रोम, ये हो गया इरेजेबल, इरेजेबल मिटाना, इरेज का मतलब मिटाना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, प्रोग्राम को पढ़ता भी और प्रोग्राम को मिटाता भी है। मिटाता मतलब डिलीट करना, मिटाता मतलब डिलीट करना। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम को इरेज भी करता है और रीड भी करता है और मिटाता भी है। इसके बाद देखिए ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, विद्युत प्लस की सहायता से, विद्युत की मदद से। तो विद्युत की मदद से क्या करता है, ये प्रोग्राम को इरेज भी करता है और रीड भी करता है। और यहाँ से ये हो गया इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विद्युत प्लस की सहायता से प्रोग्राम को मिटाता भी है और रीड भी करता है, दोनों काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कोई डेटा है, क्या करते हैं, सिस्टम में लगा के फॉर्मेट मार देते हैं, सिस्टम में लगा करके फॉर्मेट मार लेते हैं ना। तो फॉर्मेट जो करते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो इसकी सहायता से, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की सहायता से क्या होता है कि आपके अपने मोबाइल के फाइल फोटो वगैरह आप डिलीट करते हैं तो वो इसकी सहायता से क्या होता है, डिलीट होता है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी बहुत सारा ऐसा फाइल होगा जिसको आपको जरूरत नहीं है, डिलीट करना है, हटाना है उस फाइल को ना। तो उस फाइल को हटाना है, तो किस फाइल को हटाना है वो आप चूज करते हैं, देखते हैं और देख करके क्या करते हैं, उसी को डिलीट करते हैं। तो वो इसकी मदद से क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। तो ये सिर्फ प्रोग्राम को रीड करने का काम करता है, ये प्रोग्राम को रीड भी करता है और मिटाता भी है। और यहाँ से क्या करता है, ये विद्युत प्लस की सहायता से प्रोग्राम को रीड भी करता है और मिटाता भी है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार से? चलिए हम चल रहे थे, बता रहे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देख लिए। प्राइमरी में डेटा सेव नहीं होता है, प्राइमरी में डेटा सेव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क होता है। जो दो भाग है, रैम एंड रोम। रैम अस्थायी मेमोरी है और रोम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रैम जो हो गया वोलेटाइल और रोम हो गया नॉन वोलेटाइल। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन होगा आगे चल के, कंफ्यूजन क्या होगा कि यदि आपको रैम और रोम ना कह के कह दे कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, उसी को हिंदी में कह दे कि अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप अस्थायी के लिए या फिर इससे पहले पढ़ते थे अनसक्सेसफुल, नो सक्सेसफुल, ये पढ़ते थे ना, जो सक्सेसफुल नहीं होता उसे नो सक्सेसफुल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अस्थायी है। तो आपके मन में कभी क्या आया कि नन लगा है तो वो अ हो जाएगा, हो जाएगा ना, नन लगा है तो वो अ हो जाएगा। और मेरे से खुद गलती हो चुका है एक बार, जब हम नेट एग्जाम में गए थे तो उस समय क्या हुआ कि हम भी इसको क्वेश्चन मिला हमको बनाने के लिए और बना भी लिए। और जब इसको बना लिया फटाफट, ऑप्शन क्या था, सबसे पहले यही ऑप्शन दे था ऊपर में, सबसे पहला यही ऑप्शन ऊपर में दे था। फिर जब हम बना लिए, जब सबमिट कर दिए, तब फिर दिमाग में आया तो ये गलती हो गया ना। तो फिर ये क्या होता है, ये अस्थायी, यहाँ पर जो है रैम है और ये रोम है। ये वोलेटाइल, इसका उल्टा होता है कंप्यूटर के भाषा में, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये वोलेटाइल होगा रैम और नॉन वोलेटाइल होगा रोम। जो आपको आगे चल के दिक्कत होता है उससे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो अस्थायी और अस्थायी के बारे में यहाँ पर आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन होने की चांस थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि आगे चल के पूछा जाएगा आपको तो वहाँ पर रोम और रैम नहीं आएगा। कोई एग्जाम में कहीं जाइएगा तो वहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्यों होता है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट स्टडी कम करने वाले हैं उसको छांटने की प्रक्रिया के लिए एग्जाम होता है ना। और जैसे मान लीजिए 500 सीट मेरे पास वैकेंसी के लिए है और वहाँ पे 50,000 स्टूडेंट फॉर्म भर दिए, तो हम क्या चाहेंगे कि हमको 500 स्टूडेंट का ही सीट चाहिए, बाकी सबको छांट के हटा दें। छाटेंगे कैसे, ताकि क्वेश्चन हार्ड देंगे, क्वेश्चन को हार्ड देंगे तो जो उस चीज को जानता होगा वो सिलेक्टेड होगा और बाकी सब क्या होगा, छट जाएगा। तो एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं हमेशा वो एक नया नया तरकीब लगाते हैं कि स्टूडेंट को फेल कैसे कराना है, अधिकतर स्टूडेंट को फेल कैसे कराना है। कोई भी कम्पिटिशन एग्जाम में एग्जामिनर ये सोचते हैं और स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमको पास कैसे करना है ना। तो जितना आप पास करने के लिए पढ़ते हैं उससे ज्यादा दिमाग लगाता है आपको फेल कराने के लिए।
उससे ज्यादा दिमाग लगाता है आपको। ये 10th 12th की बात नहीं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं। 10th 12th एक बुक सिंपल है, उसी बुक से सारा क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ थ्योरम सब वही रहेगा, लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, थ्योरी सब वो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन में आंसर वही आएगा, भाषा को बदल दिया जाता है आपको छांटने के लिए, आपको फंसाने के लिए, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को गलत कर पाए। ठीक है, सही नहीं, अधिक से अधिक क्वेश्चन को गलत कर पाए, इसीलिए जो स्वभाव बनाया जाता है। तो वो जानता है कि वो अस्थायी कहेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो टिक लगा लेगा, वो सही कर लेगा ना। उसके बाद अस्थायी हिंदी में लिखेंगे तो भी टिक लगा लेगा, लेकिन उसको हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अब क्या करेगा, जो इस चीज को जानता होगा, इस चीज तक पहुंचा होगा, वही उसको टिक लगा पाएगा, और नहीं तो वो बाकी सब चला जाएगा। और वो भी क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल ऑप्शन पहले दे देगा, लिख देगा ऊपर की रैम जो है किस प्रकार का मेमोरी है, तो ऊपर दे देगा सबसे पहले नॉन वोलेटाइल, क्योंकि आप पढ़े हैं अस्थाई अस्थाई पढ़े हैं, तो नॉन वोलेटाइल दे देगा ऊपर में, और सबसे पहले आप इसी पे टिक लगाइएगा। उसके बाद देगा वोलेटाइल उसके नीचे में, उसके बाद तीसरा कोई ऑप्शन या चौथा कोई ऑप्शन उसके बाद देगा। जो गलत वाला ऑप्शन होगा वो सबसे पहले देगा, जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है ज्यादा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेटअप क्या आता है। तो हम देखें यहाँ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, इसका प्रकार देख लिए। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हम कंप्यूटर में जितने भी काम करते हैं वो सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं 3 32 4 64 8 128 ना, तो वो 128 164 या जो भी है, 64 है या 32 है, डेटा उसमें सेव होता है। डेटा सेव उसमें होता है, रैम पर डेटा सेव नहीं होता है, डेटा उस सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। जैसे आप कोई पिक्चर वीडियो या फिर अदर फाइल्स कुछ भी आप रखे हुए हैं, वो सारा का सारा फाइल सेव होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में। तो कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी, मोबाइल में एक ही सेकेंडरी मेमोरी है, मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी एक ही है जो इंटरनल लगा हुआ होता है, आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर में HDD या SSD, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेट टेप, ETC, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम कम लिखेंगे। यहाँ पर जब हम चैप्टर पे चलेंगे तो हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, किसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप किस स्थिति में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, कहाँ पर। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, यहाँ पर डेटा इसमें स्टोर होता है। अब यहाँ देखते हैं HDD और SSD। HDD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, HDD कहा जाता है, और SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD और SSD जो है दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। HDD का नया वर्जन SSD है, HDD का नया वर्जन जो है SSD होता है। ये पुराना वर्जन था, इसमें क्या होता था कि ये थोड़ा बड़ा होता था, वजन होता था इसमें ज्यादा ना, इसमें ये थोड़ा स्लो काम करता था, मंद गति से काम करता था, जैसे यहाँ पर ये दोनों है ना। इसी प्रकार से अब क्या किया गया कि SSD को लाया गया, थोड़ा वजन कम हो गया, छोटा सा हो गया, और ये तेज गति से काम करता है, और डेटा जितना इसमें स्टोर होता है उतना ही डेटा यहाँ भी स्टोर होता है। जिस प्रकार से इसका कैपेसिटी है एक 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB, उसी प्रकार से इसका भी कैपेसिटी वैसे ही है, लेकिन ये काम थोड़ा तेज करता है और HDD थोड़ा सा काम स्लो करता है। ठीक है, इसका फिर डिफरेंस हम आगे चल के देखेंगे, और इसका क्लास पिछले क्लास में दिया जा चुका है, उसको भी आप देख करके इसका डिफरेंस देख सकते हैं। इसका CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कैसेट जो होता है, उस कैसेट में भी डेटा को स्टोर किया जाता है। CD में आप अभी तक देखे होंगे एक साइड से डेटा स्टोर करने वाला, लेकिन CD में दोनों साइड से भी डेटा स्टोर किया जा सकता है, CD और DVD दोनों में। CD और DVD दोनों एक ही जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है स्टोरेज का, उससे थोड़ा सा स्टोरेज होता है, अंतर होता है स्टोरेज का। इसका होता है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव सब देखे होंगे ना, पेन ड्राइव भी हो गया, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। मैग्नेट टेप, रील वाला कैसेट आप लोग देखे होंगे कभी बचपन में, तो वो कैसेट रील वाला होता था, वो मैग्नेट टेप कहलाता है, वो जैसो मैग्नेट टेप कहलाता है। तो उसमें कितना डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, उसके रील का कितना लंबाई चौड़ाई होता है, CD का कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, DVD में कितना स्टोर कर सकते हैं, एक साइड वाले DVD में कितना स्टोर करेंगे, और 2 साइड वाले DVD में कितना डेटा स्टोर करेंगे। तो इस सब को हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसका फुल एक्सप्लेन आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है, क्योंकि लैब आपको स्टार्ट करना है, और साथ ही काम पर कंप्यूटर पर करने के लिए उससे पहले यदि इतना चीज नहीं जानते हैं आप, तो कंप्यूटर आप नहीं चला सकते। चला लीजिएगा, लेकिन उसमें क्या कैसे हुआ ये आपको पता ही नहीं रहेगा।
आप चला लीजिएगा, डेटा सेव कर लीजिएगा, लेकिन वो डेटा सेव होकर गया कहाँ ना। जैसे सिस्टम यदि काम करते करते सिस्टम बंद हो गया, फिर वो डाटा कहाँ गया। तो इस चीज़ को आप जानते रहेंगे कि डेटा हमारा जाता कहाँ है, डेटा रहता कहाँ है, किस चीज़ पर काम होता है। यदि आप कोई कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि ये कंप्यूटर खरीदिए, तो आप खुद से उसमें प्रीडिक्ट कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन बेटर है, कितना जीबी का हमको रैम चाहिए, रैम कम वाला चाहिए, रैम ज़्यादा वाला चाहिए। आप खुद से उसको प्रीडिक्ट कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए ये बेसिक आपको पहले हम बताए हैं, जो मेमोरी का ये पार्ट हो गया। तो इसको यहाँ पे देख लिया, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत कुछ पूछना भी इसमें है। तो आज के लिए इसमें ये देख लेते हैं, आगे देखेंगे अगली क्लास में।